से मैं इनवाइट करती हूँ आपको। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झारखंड की शान है। बहुत सारे खेती किसानी कहते हैं, उन्नत कृषि समृद्ध किसान, यही है हमारे झारखंड की पहचान। क्योंकि झारखंड के गांव में, यहाँ के खेत खलिहानों में जब खुशियाँ लहलहाती हैं तो यकीनन यकीनन यहाँ के घर गाँवों में भी खुशियाँ लहलहाती हैं। और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि हमारे किसानों तक वो नई और उच्च तकनीक पहुँचे, ताकि वो जैविक विधि से, आधुनिक विधि से, नई तकनीकों के साथ खेती करें और प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सके। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हम अब इनवाइट कर रहे हैं। सर प्लीज़ आप आएँ और बताएं आपके कामों के बारे में। आज हमें कॉन्क्लेव CSR कॉन्क्लेव 2025 के माध्यम से हमें यह मौका मिला कि मैं अपनी बातों को जन जन तक पहुंचा सकूं कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय क्या है, किस क्षेत्र में काम करता है और हमें CSR के थ्रू किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम लोग पहले करते क्या है, हमारा क्या स्ट्रेंथ है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्थापित की हुई है और इसका जो कार्तिक उरांव जी थे, ये इसके फाउंडर थे, जिन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया और 1981 में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। पहले ये राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में था। हमारा जो विज़न है, इसमें हमारे 3 काम होते हैं। हमारा एजुकेशन का काम है, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD की पढ़ाई होती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ भारत सरकार के और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ चलाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से और फॉरेस्ट्री से, ये तीनों संकाय के काम हमारे यहाँ किए जाते हैं। और हमारे यहाँ तीनों तरह की पढ़ाई होती है। बच्चों को अंडर ग्रेजुएट्स की पढ़ाई करते हैं, BSc की पढ़ाई होती है, MSc की पढ़ाई होती है, डॉक्टरेट की भी डिग्री हम लोग देते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग एक्सटेंशन का भी काम करते हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी, जो रिसर्च से जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं, उसको गांव तक और सरकार की योजनाओं को भी, जो कि गांव तक हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमारा टीचिंग प्रोग्राम्स है, हमारे रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, हमारे एक्सटेंशन एफर्ट्स हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और ये हमारे कॉलेजेस हैं। हमारे टोटल जो कॉलेज हैं, हमारे 12 कॉलेज हैं हमारे अंदर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के। पहले हमारे यहाँ केवल 4 कॉलेज हुआ करते थे, जो कि रांची में थे, लेकिन बाद में पूरे राष्ट्र, पूरे स्टेट के अंदर में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कॉलेजेस को हम लोगों ने स्थापना किया। इसके अलावा 3 जोनल रिसर्च स्टेशन हैं हमारे, जो कि दुमका में है, पलामू में है, ईस्ट सिंहभूम में है, और 16 कृषि विज्ञान केंद्र है। और एक हमारा कृषि जो सीड प्रोडक्शन फार्म है, वो हमारा गोरिया कर्मा में है। ये सारी पढ़ाइयाँ जो हैं, जितने जितने बच्चे जो हमारे डिफरेंट कॉलेजेस में जितने बच्चे पढ़ते हैं, वो करीब करीब 1784 बच्चे हमारे पूरे राज्य में पढ़ते हैं। और ये सब कोर्सेज पर हमारी पढ़ाई होती है। MSc पोस्ट ग्रेजुएट में MVSc होती है, फॉरेस्ट्री होती है, बायोटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस, और PhD एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में होती है। नाउ अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ हमारी आशाएं हैं इस CSR से। और इस पर, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, करीब करीब 60 to 70% लड़कियाँ जो हमारी इंटेक की हैं, वो हमारी बच्चियाँ आ रही हैं, और वो बहुत ही पुअर, गरीब तबके की होती हैं और बहुत ही रूरल, दूर दराज क्षेत्रों से आती हैं। तो उनको रहने के लिए हमारी गुजारिश है कि हमें CSR फंड से कुछ पैसा मिले, जिससे कि हम बच्चों के रहने की व्यवस्था कर सकें। इसके लिए मैंने एक प्रपोजल यहाँ पर दिया है, वो 500 बेडेड का, बिल्कुल हाई एंडेड विद ऑल द फैसिलिटीज़। बच्चों को वहाँ पर, बच्चियाँ हमारी रहेंगी, बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट में रहेंगी। और इसका हमने एक टेंटेटिव बजट रखा है, वो 35 करोड़ का है। तो जो भी हमने ये बजट इसलिए रखा कि हमारे झारखंड के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। टाटा स्टील इंडस्ट्री है, JSLW है। तो ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास में काफ़ी पैसा है। और मैं भारत के डिफरेंट प्रांतों में जाता हूँ, हर जगह, हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में हमें CSR का बड़ा बड़ा बोर्ड मिलता है दिखने को, लेकिन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किसी इंडस्ट्री वाले ने, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो JSW स्टील हो, चाहे और भी कोई फंड हो, किसी का एक भी बोर्ड नहीं है, किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। किसी ने CSR फंड से कभी सोचा नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जा कर के भी हम कुछ काम कर सकते हैं, जहाँ से हमारे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं और जो हमारे स्टेट की रीढ़ होती हैं,
हमारा जो स्टेट है वो अभी भी आज के डेट में भी 70% एग्रीकल्चर ड्रिवन है। तो हम वहाँ के लिए क्या काम कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स यहाँ पर हैं, हमारे स्टेट के हैं। हमारा स्टेट मिनरल्स माइंस में इतना रिच है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कहीं पर भी विजिबिलिटी दिख रही है? कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाएं, कोई कल्चर, कोई हॉल दिखाएं, कोई रिसर्च कॉम्प्लेक्स दिखाएं, कोई स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी आप दिखाइए, कुछ भी है आपका? कहीं कोई विजिबिलिटी नहीं है CSR की। मैं कल से सुन रहा हूँ, सब काम की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ आपके प्रोजेक्ट्स IITs में मैंने जरूर देखा हूँ। IIT धनबाद में आपने कुछ फंडिंग किया है, वहाँ पर हमारे पास में CCL के कुछ फंडिंग प्रोजेक्ट्स वालों को मेरे पास पेपर भी आए हैं, मैंने देखा है कि वहाँ पर कुछ आप लोगों का पहुँच है, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोई पहुँच नहीं। पिछले 40 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कुछ प्रपोजल दिया है। एक तो हमने बच्चियों के रहने के लिए, जो हमारे यहाँ ट्राइबल लड़कियाँ आती हैं, उसके लिए हमने एक प्रपोजल दिया है कि इसमें हमको कुछ पैसा मिले और इसमें 500 लड़कियाँ रहेंगी। रूम्स हमारे पास में किस तरह के रहेंगे, कुछ सिंगल रूम्स, कुछ डबल रूम्स, और ये पूरा ये जो इसमें क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी, कंप्यूटर रूम रहेगा, रीडिंग रूम, कॉमन रूम, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने, और ये जो इसका जो डिटेल प्रपोजल है वो बाद में देंगे। जब कोई प्लेयर हमारे पास में आता है, कोई बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम आपको फंडिंग करने को रेडी हैं, तब फिर हम इस पर डिटेल प्रपोजल हम लोग बनाएंगे। उसके बाद दूसरा एक हमने प्रपोजल रखा है कि हम एक मशरूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ किसान ऐसे हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग 1 एकड़ से भी कम है। हम लोग बहुत बड़ी बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मर्स का लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए उसके इनकम को बढ़ाना। एंड दिस मशरूम प्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंटरवेंशंस, जहाँ पर कि यदि हम किसानों के बीच में इस चीज़ को कॉमर्शलाइज करेंगे तो हमारे एंटरप्रेन्योर को अपने तैयार करेंगे। हम अपने बच्चों को जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी न्यू NEP 2020 में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि हम अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें कि वो एंटरप्रेन्योर बने, और उसी दिशा में हमारा यह कदम है। हम लोग मशरूम के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, और इसमें हम इसको एक हब की तरह डेवलप करना चाहते हैं, और काफ़ी एक बड़ा सेंटर मशरूम का कॉमर्शलाइज करना चाहते हैं, जिसमें कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रहेगा, कॉमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट रहेगा, और वैल्यू एडिशन। अभी मशरूम केवल सिंपल मशरूम प्रोडक्शन नहीं रह गया, इसमें वैल्यू एडिशंस के बहुत से स्कोप आ गए हैं, और इसकी मार्केटिंग यदि हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हमारे साथ में मिलेंगे। और आज के डेट में NEP 2020 में हर इंस्टीट्यूशन को यह कहा गया है कि यू शुड हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद द इंडस्ट्री, और अपने बच्चों को आप इस तरह के लायक बनाएं कि जो कि इंडस्ट्री के साथ में अलाइन होकर के काम कर सकें, और इंडस्ट्री ड्रिवन वर्क भी आपको करना है। तो हम लोग उसी दिशा में यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा, ये जो इसमें कुछ हम लोगों ने बिल्डिंग के बारे में डिमांड किया है कि कुछ हमको बिल्डिंग चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि हम इसको मॉडर्नाइज करेंगे। और उसके बाद इससे हमारे जो बेनिफिशरी रहेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे, फार्मर्स एंड रूरल यूथ रहेंगे, और लोकल बेनिफिट जो इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा वो लोकल वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगा, एंड रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर इंगेज्ड इन द मशरूम्स वैल्यू चेन। नाउ एक्सपेक्टेड आउटकम हमारा क्या है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी बनेगा, रिसर्च एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ रहेगी, इंक्रीजमेंट ऑफ द, हम रूरल यूथ को अपने यहाँ इंगेज कर सकते हैं, फार्मर्स इनकम हमारा बढ़ेगा। दीज आर, एंड क्या हमको बजट इसके लिए चाहिए, वो करीब यदि हम 10 करोड़ रुपया इस सेक्टर में लगाते हैं तो हम इसको स्टेट ऑफ आर्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग यूनिट और कॉमर्शलाइज यूनिट इसको हम लोग बना करके दिखा सकते हैं, जो कि हमारे स्टेट के लिए एक मॉडल रहेगा, जहाँ पर कि हम स्टेट ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग देंगे, फार्मर्स को भी देंगे, इंटरप्रेन्योर को भी देंगे, और अपने स्टूडेंट्स को भी इतना ट्रेन करेंगे कि वो जॉब सीकर नहीं रहें, जॉब प्रोवाइडर हों, वो खुद इंडस्ट्री अपना बनाएं और इसको लेकर के चलाएं। इसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट है वर्मी कंपोस्ट यूनिट। वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो है वो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग थिंग। अभी हम लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए दिस ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। इस चीज को हमको समझना होगा, और केवल गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाना है, वॉट एवर द क्रॉप रेसिड्यू विच यू हैव,
जो भी हमारे पास में क्रॉप वेस्ट है, जो भी हमारे पास में एग्रीकल्चर वेस्ट है, दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू वर्मी कंपोस्ट। तो इसके लिए हमने इसको बिल्कुल, अभी तक क्या चीज़ है, लोग बिल्कुल छोटे छोटे सेक्टर्स में इसको कर रहे हैं। हमने इसमें जो प्रपोजल दिया है, इसमें बिल्कुल मैकेनाइज्ड करने के लिए, कि इसमें पूरा टोटल क्रॉप कटिंग से लेकर के, चॉपिंग से लेकर के, वाटरिंग से लेकर के, इसको मॉइस्चर देना है वो भी बिल्कुल पूरा मैकेनाइज सिस्टम रहेगा। उसको यदि छानना है तो वो भी बिल्कुल मैकेनाइज सिस्टम रहेगा। पैकिंग सिस्टम, वेइंग सिस्टम, और इसके साथ साथ हमने वर्मी कंपोस्ट में उसकी वैल्यू एडिशन के लिए उसको हम लोगों ने इनोकुलेट किया है बायो इनोकुलेंट्स के साथ में, सो दैट की इट्स वैल्यू विल बी इंक्रीज। इट्स चीज़ें बहुत सिंपल है, बट स्कोप इज, लॉट ऑफ स्कोप इज देयर, एंड दिस इज द कंपोनेंट। यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो निश्चित है कि दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज जहां पर कि आपको काम करने की जरूरत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहां से करेंगे? यदि हम उसके एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना, तो रिसोर्सेज हम कहां से लाएंगे? निश्चित रूप से कि वॉट एवर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज अवेलेबल विथ अस, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने इसके वैल्यू एडिशन को किया है। इसमें ट्राइकोडर्मा डालने की बात कर रहे हैं, एजिटोबैक्टर है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ों को डाल करके उसकी वैल्यू को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए कुछ पैसा भी हम लोगों ने डिमांड किया है, वो नियर अबाउट 8 करोड़ है। ये सभी जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्री के लोग हैं वो अपना प्रेजेंस हमारे यहाँ दे सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट करके। और ये हम लोगों ने सारे प्रोजेक्ट्स को बनाया है जो कि बिल्कुल ही सक्सेसफुल हो सकता है, और इससे काफ़ी ज़्यादा आउटकम है। इससे एनुअल इनकम भी लोगों का बढ़ेगा, हमारे एंटरप्रेन्योर भी तैयार होंगे। इसके साथ इसके बाद हमने एक और प्रोजेक्ट दिया है जो अभी इंसेक्टिसाइड्स इज ए बिग इशू। जुडिशियस यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड कॉज सो मेनी लॉसेस, सो मेनी डिजीजेस। ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होने से वो चीज़ें, इंसेक्टिसाइड्स फिर आपके लाइफ साइकिल में थ्रू फिश, थ्रू पॉन्ड्स, थ्रू वाटर सिस्टम इट कम इन योर बॉडी एंड कॉजेज लॉट ऑफ डिजीज। तो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करने के लिए, बायो कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने ट्राइकोग्रामा पर एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी ने इस पर किया है। ये ट्राइकोग्रामा इज़ ए वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग। ये क्या है कि खुद ही अंडे और बच्चों को, जो बीमारी को पैदा करते हैं, उनके अंडे बच्चों को, कीड़े के बच्चों को खा लेता है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने कॉमर्शलाइजेशन का एक प्लान बना करके दिया है, और इसमें बहुत ही थोड़ा सा बजट हमने डिमांड किया है, वो 2.5 करोड़ या 2.8 करोड़ का है हमारा टोटल बजट इसका। तो ये 4 प्रपोजल हमारे तरफ से हमने CSR के तरफ दिया है कि यदि हमको CSR के तरफ से यदि मदद मिलती है तो हम इस दिशा में अपना काम करेंगे, और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण अपने स्टेट के लिए और अपने यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद, हमें CSR के तरफ से समय दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद।